मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है नीट का फॉर्म भरते वक्त। अगर ये मिस्टेक्स आप करोगे तो आपका फॉर्म फिलअप सही से नहीं होगा, या फिर हो भी जाएगा तो उसमें बाद में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए 10 ऐसी मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये 10 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये 10 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, तो वो कौन सी वो 10 बातें हैं आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्म फिलअप करना तो ये सारी बातें ध्यान में ज़रूर 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 रखना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीट का फॉर्म आ चुका है। नीट 2026 का जो फॉर्म है वो आपका आउट हो चुका है। और इस फॉर्म की अगर डेट्स की हम बात करें तो इस फॉर्म को आउट हुए आज ही दिन में फॉर्म ये आउट हुआ है, और ये आपका 8 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च तक आपका फॉर्म चलेगा। तो इस फॉर्म में आपको भरते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको ये फॉर्म जो है वो शुरुआत के 1-2 डेज और लास्ट 3-4 डेज आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में वेबसाइट में चीज़ें अपलोड हो रही हैं, नई चीज़ें लाई जा रही हैं वेबसाइट पे, तो इसलिए शुरुआत में वेबसाइट 1-2 दिन तक सही से काम नहीं करती। इस दौरान अगर आप फॉर्म भरते हो तो अक्सर आपको फॉर्म फिलिंग में थोड़ा बार बार रिफ्रेश होने की प्रॉब्लम, या फिर कुछ ऑप्शंस ना दिखने की प्रॉब्लम, या पेमेंट ना होने पाने की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सेम टू सेम ऐसा लास्ट दिनों भी होता है। लास्ट में जब 3-4 दिन बचते हैं तो वेबसाइट पे काफ़ी लोड होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। इस वजह से लास्ट के 3-4 दिन भी आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, आपको बीच में फॉर्म भरना चाहिए। मैं आपको बता देती हूं आपको कब फॉर्म भरना चाहिए। आपको करीबन 10 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट करना चाहिए, और आपको मैक्स टू मैक्स 1 मार्च से पहले फॉर्म अपना फिनिश कर लेना चाहिए। जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म में मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। खासकर वेबसाइट के एरर की वजह से जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो आपके साथ नहीं होंगे, पेमेंट फेलियर आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि फॉर्म को एकदम शुरुआत में और एकदम लास्ट में ना भरें। एकदम शुरुआत में आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है सारी की सारी, कई चीज़ें आप गलती कर जाते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन जुटा लीजिए, सारी चीज़ें समझ लीजिए, फिर आराम से 2-3 दिन बाद अपना फॉर्म भरिए। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोशिश करो कि आप जो फॉर्म भर रहे हो वो फॉर्म आप लैपटॉप या फिर पीसी से भरो। लैपटॉप या फिर पीसी से आप फॉर्म भरो, क्योंकि इससे क्या होता है, फॉर्म के सारे ऑप्शंस क्लियरली आपको विजिबल होते हैं, और वेबसाइट भी कंपैटिबल होती है, वेबसाइट सपोर्ट करती है। अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो कई बार वेबसाइट सपोर्ट नहीं करती, सारे ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, बार बार फॉर्म रिफ्रेश हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। मोबाइल से ये सारी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो आपकी पूरी कोशिश रहे कि आप लैपटॉप या पीसी से फॉर्म भरिए। ठीक है, मोबाइल से अगर आप फॉर्म भर रहे हो, आपको अर्जेंट केस में मोबाइल से फॉर्म भरना पड़ रहा है, या फिर आप बहुत एक्सपर्ट हो मोबाइल से फॉर्म भरने में, तो आप डेस्कटॉप मोड में फॉर्म भरना। डेस्कटॉप मोड में फॉर्म भरना, लेकिन कोशिश रहे कि आप पीसी या लैपटॉप ही यूज़ करो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स जो मैं बता रही हूँ वो आपको नहीं करनी है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो आपको करना है। ओके, तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात की बात कर लेते हैं कि तीसरी क्या बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली डॉक्यूमेंट का साइज और फॉर्मेट ध्यान में रखते हैं कि साइज क्या है, फॉर्मेट क्या है, लेकिन लोग पिक्सल और डायमेंशंस ध्यान में नहीं रखते। पिक्सल एंड डायमेंशंस, पिक्सल्स एंड डायमेंशन ध्यान में नहीं रखते, खास करके पिक्सल लोग ध्यान में नहीं रखते। तो प्लीज आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर अपलोड करिए। साइज और फॉर्मेट तो ज्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन पिक्सल और डायमेंशंस भी देखिए। पिक्सल्स और डायमेंशंस ही रीजन है जिसकी वजह से करेक्शन विंडो में आपका फॉर्म की फोटो या जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपने सही पिक्सल्स में, सही डायमेंशंस में अपलोड नहीं किया। अगर आप साइज या फॉर्मेट सही नहीं रखोगे तो वो अपलोड ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप पिक्सल और डायमेंशन सही नहीं रखोगे तो अपलोड तो हो जाता है, लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है।
जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो कम से कम डॉक्यूमेंट अपलोड वाला स्टेप या तो आप खुद अच्छे से जानकारी लेकर के करिए, या फिर किसी अच्छे साइबर कैफे से कराइए, या किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से कराइए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद करेक्शन विंडो में बड़ा इंतजार करना पड़ता है, वेबसाइट्स का बड़ा झंझट रहता है करेक्शन विंडो के समय में। तो कोशिश करिए कि आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही अपलोड करिए और सारे चीज़ों का ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। ठीक है। चौथी बात, चौथा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो, कोई भी आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग सर्टिफिकेट हो सकता है, डिपेंड ऑन कि उनके पास क्या क्या कोटा है। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके सेंट्रल लेवल के लगेंगे, स्टेट लेवल के नहीं लगेंगे। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट लगेगा, कोई भी स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट ना लगाए। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का आपको लगाना है, स्टेट का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और पांचवी बात कर लेती हूं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हमारे पास अभी बन नहीं पाया है तो एक काम करते हैं, हम अपना स्टेट वाला ही लगा देते हैं और बाद में उसे हम सही कर देंगे, तो ऐसा काम मत करना। ऐसे करने से आपको जनरल ही माना जाएगा। थोड़ा सा सब्र रख लो, अभी समय है, आराम से बनवा लो, फिर जाके फॉर्म भरना। फॉर्म भरने की कोई जल्दी नहीं है, अभी फॉर्म भरने में 1 महीना है आपका। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, या फिर डेट का नहीं है, या तो सेंट्रल लेवल का नहीं है, दोनों ही केस में आप नया बनवाइए और बनवा करके फिर अपलोड करिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास सेंट्रल नहीं है तो एक काम करता हूँ स्टेट का अपलोड कर लेता हूँ, बाद में सही कर लूंगा, या फिर मेरे पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं है, पहले का है तो मैं अभी अपलोड कर लेता हूँ, रिजेक्ट होगा तब देखा जाएगा। ऐसा काम मत करना। रिजेक्ट होगा तो फिर आपको जनरल माना जाएगा, आपका ये कोटा हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ये 5 बात हो गई। छठवीं बात की बात कर लेते हैं, सिक्स्थ चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म फिलअप में आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद आपका स्टेप आता है फीस पेमेंट का, फी पेमेंट। ये 3 स्टेप में आपके फॉर्म बेसिकली भरे जाते हैं। इसमें अंदर सब स्टेप्स भी बहुत सारे होते हैं, पर ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं आपके। रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जब जनरेट होकर के आए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना या उसे नोट करके रख लेना, क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स को करते करते बड़ा समय लगता है और कई बार वेबसाइट रिफ्रेश हो जाती है और फिर आपको शुरू से काम करना पड़ता है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं होगा तो उस केस में आप फॉर्म वापस से नहीं भर पाओगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं सकते और आगे के स्टेप्स पे आप जा नहीं पाओगे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर याद किए। ठीक है, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मेक श्योर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर पे आ जाता है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डालोगे उस पे आ जाता है, पर बाई चांस किसी वजह से ना आया या फिर आपका मैसेजेस ब्लॉक रहे या कुछ भी दिक्कत रही जिसकी वजह से ना आ पाया, तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर के रखना, ये आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसी पॉइंट पे मैं आपको दूसरी चीज भी इंक्लूड करके बताती हूँ। फीस पेमेंट जब आप करते हो ना, तो फीस पेमेंट के बाद जो आपकी रिसिप्ट होती है फीस पेमेंट की, यानी कि जहां पे आपको दिखाता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि अगर इन केस किसी भी वजह से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, उसके बावजूद भी वेबसाइट पे वो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप इस स्क्रीनशॉट की मदद से एनटीए को मेल कर सकते हो और दिखा सकते हो कि आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड। 7वीं चीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि जो कंप्लीट फॉर्म है, ये कंप्लीट, इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि ये चीज आपके काउंसलिंग के वक्त भी काम आता है। कई सारी स्टेट काउंसलिंग जो होती हैं वो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगती हैं, तो आपको ये डाउनलोड करके अपने पास रखना है। कब तक रखना है, जब तक आपकी काउंसलिंग ना हो जाए। बाद में ये डाउनलोड नहीं होता, अभी डाउनलोड हो रहा है, बाद में डाउनलोड नहीं होगा, इसलिए इसे डाउनलोड करके रख लेना। स्टेट्स की काउंसलिंग में ये काम आता है। ठीक है, दूसरी चीज,
इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, जिसे आप एप्लीकेशन नंबर भी कहते हो, वो नंबर आपके बड़ा काम आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में और आपका बाद में रिजल्ट डाउनलोड करने में और बाद में आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने में। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और आप डाउनलोड करके रखना, रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म ही आप डाउनलोड करके रखना, ठीक है। 8वीं बात, अच्छा इसी में चलो बता देते हैं, ये डाउनलोड करके रखना। प्लस जब भी आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हो या किसी और से फॉर्म भरवाते हो, तो हमेशा फॉर्म भरने में एक पासवर्ड यूज होता है जो साइबर कैफे वाला या जिससे भी आप बनवा रहे हो वो पासवर्ड खुद डालता है। और कई बार ऐसा होता है वो पासवर्ड आपको बताना भूल जाते हैं और आप फिर जब एडमिट कार्ड आता है आपसे पासवर्ड मांगता है तो आप सोचते हैं पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड। तो इसलिए जब भी आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हो, फॉर्म भरवाने के बाद उससे पासवर्ड जरूर पूछ लेना और पासवर्ड कहीं नोट डाउन करके रख लेना। वो पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त और रिजल्ट डाउनलोड करते वक्त काम आएगा। इसीलिए जब भी किसी से भी आप फॉर्म भरवा रहे हो उनसे जरूर पूछना कि हमारा पासवर्ड क्या रहेगा, ठीक है। वो पासवर्ड जो भी आपको बताएं वो पासवर्ड आप लिख करके कहीं रख लेना, सेफ रखना अपने पास। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप भूलना मत, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हो गए। 8वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8वां पॉइंट ये कि आपका आधार अपडेट होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। अपडेट कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि उसमें कोई गलती हो, ऐसा ना हो कि आपके बायोमेट्रिक्स मैच नहीं कर रहे, आपका फेस मैच नहीं कर रहा आपके आधार कार्ड की फोटो से, आपका जो है मम्मी का नाम, पापा का नाम या कोई आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका खुद का नाम है, पता है, उसमें कोई भी अगर गड़बड़ है तो उसे आप सही कर लीजिए। क्योंकि यही आधार अपडेट अगर नहीं होता है, आपका मार्कशीट से आपके मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आधार का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आधार अपडेट करना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारा कुछ समय पहले हमने, हमारे फॉर्म में सब कुछ सही है, हमारे आधार में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ समय पहले हमने अपडेट कराया था, यानी 2-3 साल 4 साल हो गए हमें अपडेट कराए, तो क्या हमें कराने की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको आधार अपडेट कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं होती कि इतने दिन में इसे सही करा लो, ऐसा नहीं होता। बस सब कुछ आपका सही होना चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। कहने की मतलब सिर्फ इतना सा है कि आधार में कोई गलती नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बायोमेट्रिक का भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है, लिंक्ड मोबाइल नंबर, वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पे क्या जाएगा, उस पे आपका OTP जाएगा। उसके बिना फॉर्म फिलअप करने में आपको बड़ी मुश्किल आएगी। इसलिए आधार नंबर और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त। नाइन्थ जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वो प्रॉपर नहीं देते। प्रॉपर नहीं देते मतलब मोबाइल नंबर हो सकता है उसमें रिचार्ज ना हो, या फिर हो सकता है मोबाइल नंबर बंद पड़ा हो, उसमें नेटवर्क ना रहता हो। तो ऐसा मोबाइल नंबर ना दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही OTP आएगी और OTP आएगी कुछ ही समय के लिए आती है। फॉर्म भरते वक्त अगर उसको तुरंत OTP नहीं मिलेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा एक्टिव रहता हो, जिसपे OTP वगैरह आए, जिसमें रिचार्ज रहता हो, जिसमें नेटवर्क रहता हो, ऐसा मोबाइल नंबर आप दीजिएगा। ईमेल आईडी जो आप दे रहे हो, ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा जो खाली हो। ऐसा ना हो कि ईमेल आईडी आपकी भरी पड़ी है, उस पर कोई नया ईमेल नहीं आ रहा है। खाली होना चाहिए, ईमेल उस पर आना चाहिए, वो आईडी आपकी एक्टिव होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। दो चीज़ को लोग ध्यान नहीं रखते और फिर बाद में करेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ईमेल आईडी पे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह भी भेजा जाता है, तो ईमेल आईडी खास करके बहुत सही होनी चाहिए आपकी। ओके, 10वां और आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट ये है कि जब भी आप फॉर्म को भर रहे हैं एक अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में भरिए। गुड नेटवर्क कनेक्शन में भरिए। नेटवर्क कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। खास करके जब आप पेमेंट कर रहे हैं, जब आप फॉर्म का फीस पेमेंट कर रहे हैं, जब फॉर्म का फीस पेमेंट कर रहे हैं तब तो आपका फॉर्म जो है वो बहुत फोन जो है वो बहुत अच्छे नेटवर्क कंडीशन में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म की फीस पेमेंट करिए। और फॉर्म भरते वक्त भी नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रखिए। और इन केस अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है किसी भी वजह से, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो तुरंत मल्टीपल पेमेंट ना करिए, तुरंत पेमेंट ना करिए। कम से कम 3 दिनों का इंतजार करिए। वो पेमेंट जो फेल हुआ है वो या तो सक्सेसफुल दिखाने लगेगा या फिर आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कटवाई है उस अकाउंट में 3 दिनों में वापस आ जाएगा। तो एक बार पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे कट गए और उसके बाद भी फेल दिखा रहा है तो आपको 3 दिनों का इंतजार करना चाहिए। तुरंत बार बार पेमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अगर पैसे कट गए हैं तो, पैसे नहीं कटे हैं तो आप बार बार पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। लेकिन बार बार पेमेंट करने से पहले एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन जरूर देख लेना, कहीं मेरे नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना हो कि आप पैसे दो, कट जाएं और वहां पे सक्सेसफुल भी ना हो। तो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में आपको फॉर्म भरने की जरूरत है। ठीक है। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, ये सारे पॉइंट्स भी आपके फॉर्म में कवर किए जाएं, तो हमारा जो फोन नंबर है वो है आपका 6393798060। ये फोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म फिल करते वक्त आपके कॉल्स भी इंक्लूड रहेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, थंबप्रिंट लगेगा, ये सब हम कैसे आपको भेजेंगे? तो आप सिंपली व्हाट्सएप पे मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, मैं उसका साइज, डायमेंशन, क्लियरिटी सब कुछ सही करके फॉर्म में अपलोड करती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपका फॉर्म हम बिल्कुल सही से भरें। आपसे चार्ज इसीलिए लिया जा रहा है ताकि फॉर्म में कोई भी गलती, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना की जाए। ठीक है। तो वो हम पे भरोसा रखिए, वो हम आपका काम फिनिश करेंगे और प्रॉपरली फिनिश करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। ठीक है। तो ये फॉर्म फिलिंग के चार्जेस हैं, ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करिएगा। कॉल्स हमारी इनकमिंग बंद कर रखी है हमने, तो इसलिए व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करिएगा। आपको कोई भी अदर डाउट पूछना है जिसका आप फ्री में सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमारी वीडियोस देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सारी वीडियोस और सारे कॉमेंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ध्यान रखिए, मिस्टेक्स ना करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ चुकी है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैं डिटेल में सब कुछ बता सकूं नीट 2026 के बारे में, तो कमेंट कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिलेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।